एंडिस के ऊपर एक गुमशुदगी CS-59 की पहेली। एविएशन की दुनिया कामयाबी की कहानियों से भरी है, लेकिन कभी कभी आसमान गहरे राज फुसफुसाते हैं। उन फ्लाइट्स के राज जो उड़ान तो भरती हैं, पर बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। ये एक ऐसी ही कहानी है। 2 अगस्त 1947 को एक ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का लैंकास्ट्रियन, जिसका नाम स्टार डस्ट था, विशाल एंडिस पहाड़ों के ऊपर से एक सफर पर निकला। ये एक रूटीन फ्लाइट थी, या ऐसा लग रहा था, लेकिन कहीं उन ऊंचे बर्फीले टेढ़े मेढ़े पहाड़ों के ऊपर स्टार डस्ट, जिसमें 11 लोग सवार थे, बस गायब हो गया। ऐसा लगा मानो पहाड़ों ने ही उसे पूरा निगल लिया हो, पीछे छोड़ते हुए एक अजीब सी खामोशी और एक ऐसी पहेली जो दशकों तक एक्सपर्ट्स को उलझाए रखेगी। एंडिस विशाल और बेरहम अपने राज कसकर दबाए हुए थे। द स्टार डस्ट, एक मॉडर्न मार्वल टेक्स फ्लाइट। इस कभी ना सुलझने वाले रहस्य के केंद्र में जो एयरक्राफ्ट था, वो अपने समय का कोई मामूली प्लेन नहीं था। ये एक एवरो लैंकास्ट्रियन था, एक ब्रिटिश पैसेंजर और मेल कैरियर। खास तौर पर ये GAGWH था, जिसका नामकरण स्टार डस्ट किया गया था। ये प्लेन्स मशहूर एवरो लैंकास्टर हेवी बॉम्बर्स के बदले हुए रूप थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के हीरोज थे। उनके युद्धकालीन कवच और बॉम्ब बेस हटाकर उन्हें सिविलियन एयर ट्रैवल के एक नए दौर के लिए तैयार किया गया था। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज कॉर्पोरेशन BSAA इन शानदार मशीन्स को ऑपरेट करती थी। स्टार डस्ट उम्मीद, प्रोग्रेस और फ्लाइट के चमत्कार से दुनिया के सिकुड़ने का प्रतीक था। हर फ्लाइट इंसानी सूझबूझ का सबूत थी, जो एयर ट्रैवल में जो कुछ भी मुमकिन समझा जाता था, उसकी हदों को पार कर रही थी। द जर्नी इनटू मिस्ट्री, बुएनोस आयरेस से अनजाने तक। स्टार डस्ट ने अपना आखिरी सफर बुएनोस आयरेस, अर्जेंटीना से 2 अगस्त 1947 की सुबह शुरू किया। उसकी मंजिल सांतियागो, चिले थी, एक ऐसा रूट जिसके लिए विशाल एंडिस पर्वत श्रृंखला को पार करना जरूरी था। यह सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था, यहां तक कि एक्सपीरियंस्ड एविएटर्स के लिए भी। एंडिस दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसमें एशिया के बाहर की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं। 1940 के दशक में इनके ऊपर से उड़ना, बिना उन सोफिस्टिकेटेड रेडार और सैटेलाइट नेविगेशन के जिन पर हम आज निर्भर हैं, एक बहुत बड़ा काम था। एंडिस पार करने के लिए वेदर फोरकास्ट परफेक्ट नहीं था, लेकिन इसे इतना खराब नहीं माना गया कि फ्लाइट कैंसिल कर दी जाए। स्टेंडेक द फाइनल बैफलिंग ट्रांसमिशन। फ्लाइट आगे बढ़ी और जैसे ही स्टार डस्ट एंडिस के पास पहुंचा, वो सांटियागो में अपने अनुमानित पहुंचने के समय के करीब था। क्रू सांटियागो के लॉस चर्रिलोस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के साथ कांटेक्ट में था। सब कुछ स्केड्यूल के मुताबिक लग रहा था। फिर शाम के 5:41 पर लोकल टाइम, अपनी एक्सपेक्टेड लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले, स्टार डस्ट के रेडियो ऑपरेटर डेनिस हार्मर ने एक आखिरी बहुत ही अजीब मैसेज ट्रांसमिट किया। ये मोर्स कोड में भेजा गया था, जैसा कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी। मैसेज छोटा था, बस 7 लेटर्स STENDEC। इस ट्रांसमिशन के बाद रेडियो खामोश हो गया। स्टार डस्ट से फिर कभी कोई खबर नहीं आई। सांटियागो में मैसेज रिसीव करने वाला ऑपरेटर इस मैसेज से हैरान था। एयरक्राफ्ट से आखिरी कम्युनिकेशन इन अजीब, समझ न आने वाले लेटर्स की लड़ी थी। गायब होने से पहले एक आखिरी रहस्यमयी बात। Section 5 The Frantic Search, Hope Against a Frozen Wall। फ्लाइट CS-59 से स्टेंडिस के रहस्यमयी मैसेज के बाद की खामोशी ने फौरन खतरे की घंटी बजा दी। जब स्टार डस्ट सांटियागो नहीं पहुंचा, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस बड़ी बेचैनी और तेजी से शुरू किए गए। चिलियन और अर्जेंटीनियन एयर फोर्सेस, सिविलियन वॉलंटियर्स और BSAA के अपने एयरक्राफ्ट के साथ आसमान में निकल पड़े। उनका मिशन एंडीज पर्वत श्रृंखला के उस विशाल बेरहम इलाके को छान मारना था, जहां प्लेन के गिरने का अंदेशा था। सर्च एरिया बहुत बड़ा था, जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां, गहरी खाइयां और खतरनाक ग्लेशियर्स थे। एंडिस का मौसम अपनी फितरत के मुताबिक अक्सर खराब रहता था। ब्लिजर्ड्स, तेज हवाएं
और घने बादल विजिबिलिटी में रुकावट डाल रहे थे और सर्च टीम्स के लिए भी फ्लाइंग कंडीशंस खतरनाक बना रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और सर्च पार्टीज को कुछ नहीं मिला। पहाड़ खामोश रहे, अपने राज एक बर्फीली बेरुखी से छिपाए हुए। Section 6, 51 Years of Silence, a cold case frozen in time. फ्लाइट CS-59 के लिए शुरुआती नाकाम सर्च एफर्ट्स बंद होने के बाद इस रहस्य पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। आधी सदी से भी ज्यादा समय तक स्टारडस्ट और उसमें सवार 11 लोगों का अंजाम एविएशन के सबसे उलझे हुए कोल्ड केसेस में से एक बना रहा। दुनिया आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, एयरक्राफ्ट की नई पीढ़ियां आसमान में उड़ने लगी, लेकिन गायब हुए लैंकास्ट्रियन की पहेली बनी रही, एक गोस्ट स्टोरी की तरह जिसे एंडिस के खतरनाक दर्रों में आने जाने वाले एविएटर्स और माउंटेनियर्स आपस में फुसफुसाते थे। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये था कि एयरक्राफ्ट बस पहाड़ों के किसी दुर्गम इलाके में क्रैश हो गया था और उसका मलबा इतना दब गया था कि उसे खोजा नहीं जा सकता था। स्टारडस्ट अनजाने का प्रतीक बन गया, कुदरत की उस ताकत का सबूत जो सबसे एडवांस्ड इंसानी रचनाओं को भी छिपा सकती है। Section 7, Discovery on Tupungato, Echoes from the Ice। लंबी खामोशी आखिरकार जनवरी 1998 में टूटी। स्टारडस्ट के गायब होने के 50 साल से भी ज्यादा समय बाद 2 अर्जेंटीनियन माउंटेनियर्स पाब्लो रेगेरा और होरासियो सेम्प्रोम माउंट टुपुंगाटो की दूर दराज ढलानों पर चढ़ रहे थे, जो एंडीज की एक विशाल चोटी है, 6500 मीटर से भी ऊंची। जब वे पहाड़ पर ऊंचाई पर एक पिघलते हुए ग्लेशियर से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बर्फ और चट्टानों पर मुड़े हुए धातु के टुकड़े, इंजन के हिस्से और कपड़ों के चिथड़े बिखरे हुए थे। ये बिना किसी शक के एक एयरक्राफ्ट का मलबा था। क्लाइंबर्स जो खोए हुए प्लेन्स की स्थानीय कहानियों से वाकिफ थे, उन्हें शक हुआ कि शायद उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मिला है। उन्होंने कुछ छोटी मोटी चीजें इकट्ठी की और नीचे उतरकर अथॉरिटीज को अपनी खोज के बारे में बताया। अर्जेंटीनियन मिलिट्री और एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स को शामिल करते हुए एक ऑफिशियल एक्सपीडिशन तेजी से साइट पर जाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। Section 8 whispers in the wreckage theories of the Stardust's demise। माउंट टुपुंगाटो पर स्टारडस्ट के मलबे की खोज ने जरूरी फिजिकल एविडेंस दिया, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को उसके आखिरी पलों की एक ज्यादा ठोस तस्वीर बनाने में मदद मिली। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी, जो क्रैश साइट की लोकेशन और प्रकृति से सपोर्ट होती है, वो एक कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन या CFIT की ओर इशारा करती है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट पायलट्स के पूरे कंट्रोल में होते हुए अनजाने में पहाड़ से टकरा गया। स्टारडस्ट शायद घने बादलों से घिरा हुआ था और उसके क्रू को लग रहा था कि वे एंडिस की चोटियों को पार कर चुके हैं। अब माना जाता है कि एक बड़ा कारण जेट स्ट्रीम भी था। 1947 में इन ऊंचाई पर तेजी से बहने वाली हवाओं यानी एयर करंट्स की समझ अभी शुरुआती दौर में थी। इस तेज हवा ने उसकी ग्राउंड स्पीड को काफी कम कर दिया होगा, जिसका मतलब है कि क्रू ने शायद ये हिसाब लगाया होगा कि वे पहाड़ों को पार कर चुके हैं, जबकि वे अभी भी एंडिस रेंज के काफी अंदर थे। सेक्शन 9, द अनब्रोकन कोड, स्टेंडके's enduring सीक्रेट। मलबे की खोज और क्रैश को समझाने वाली प्लॉजिबल थ्योरीज के बावजूद स्टारडस्ट की पहेली का एक मुख्य हिस्सा अभी भी हठपूर्वक अनसुलझा है। स्टेंडेक का मतलब, ये 7 लेटर का मॉर्स कोड मैसेज एयरक्राफ्ट के माउंट टुपुंगाटो से टकराने से कुछ ही मिनट पहले ट्रांसमिट किया गया। इसने 70 सालों से भी ज्यादा समय से एक्सपर्ट्स, क्रिप्टोग्राफर्स और एमेचर शौकीनों को हैरान कर रखा है। एक पहेली के तौर पर इसका बने रहना स्टारडस्ट के कभी न खत्म होने वाले रहस्य का एक अहम हिस्सा है। रेडियो ऑपरेटर डेनिस हार्मर उन आखिरी बेचैन कर देने वाले पलों में क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था? क्या ये कोई बहुत जरूरी जानकारी थी, कोई गलती या कुछ और ही? सच अभी भी पकड़ से बाहर है। न्यूमरस अटेम्प्ट्स किए गए हैं स्टेंडेक्स को डिसाइफर करने के। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि ये किसी स्टैंडर्ड फ्रेज की गलत व्याख्या थी, शायद स्ट्रॉन्ग एनकाउंटर डिसेंडिंग या स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग डिफेक्ट।
एक और सोच ये है कि ये एक एक्रोनिम था, शायद सैंटियागो टावर एक्सपेक्टेड अराइवल नाउ डिसेंडिंग इमरजेंसी कॉल जैसे किसी फ्रेज के लिए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ये बस एक मरते हुए या अक्षम ऑपरेटर द्वारा यूं ही टाइप किए गए लेटर्स थे। मैसेज बस बहुत ज्यादा अस्पष्ट है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और इसलिए स्टैंडेक का रहस्य बना हुआ है फ्लाइट CS-59 के आखिरी पलों का एक खामोश